हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने स्टडी चैनल गुरुकुल आवासीय बाल विद्यालय के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः से स्वागत है। आज हम लोग नवोदय विद्यालय के जिन बच्चों ने फॉर्म को फिलअप किया है क्लास 9 के लिए, उनके प्रिपरेशन को ध्यान में रखते हुए हम लोग साइंस का एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग अपनी तैयारी को ऑनलाइन पूरी करेंगे पूरे नवोदय को, और अब की बार नवोदय को ज़रूर क्रैक करेंगे क्लास 9 के व्यू से। तो इसे आप लोग ध्यान से देखेंगे। क्लास के अंत में शुरू में हम लोग कुछ टॉपिक्स डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन का सीरीज भी करने वाले हैं इसी वीडियो में। जी हाँ, एक ही वीडियो में हम पढ़ेंगे भी और आकलन भी करेंगे कि हमने अपनी तैयारी को किस तरह से किया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हम लोग यह एक स्पेशल सेशन नवोदय विद्यालय का। सबसे जो फर्स्ट हम लोग साइंस का जो टॉपिक है वो है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, फसल उत्पादन तथा प्रबंधन। इसके बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं और इससे जुड़े प्रश्नों को करेंगे, जो कि साइंस सब्जेक्ट का है। साइंस ही नहीं, और भी जो इसमें क्वेश्चंस आते हैं इंग्लिश और भी जो भी सब्जेक्ट्स हैं, उन सभी का तैयारी मैं इस पर कराने का आपका प्रयास करूँगा। सबसे फर्स्ट बात आती है भोजन, फूड। देखेंगे यहाँ फूड जो है, सो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्रत्येक जीवधारी को भोजन की आवश्यकता तो होती ही है, जिससे उसे ऊर्जा प्राप्त होती है। उस ऊर्जा द्वारा जीवधारी विभिन्न शरीर कार्य जैसे पाचन, श्वसन, परिसंचरण, उत्सर्जन तथा जनन करता है। भोजन खाद्यान्नों को उगाने पर निर्भर करता है। इसके लिए खाद्य उत्पादन तथा वितरण की क्रमबद्ध तथा समुचित प्रबंधन की विधियों की आवश्यकता होती है। भोजन के बिना कोई भी जीव जीवित नहीं रह सकता है, ये तो आप जानते ही हैं। और भोजन को एक चक्र के द्वारा ग्रहण किया जाता है, जैसे पाचन, श्वसन, परिसंचरण, उत्सर्जन और जनन। ये सब शरीर के विभिन्न कार्य हैं प्रत्येक जीवधारी के, जिसमें से एक प्रमुख भोजन भी है। और भोजन को कैसे प्राप्त किया जाता है, तो उसे फसलों के द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो भोजन जाने और हम फसल के बारे में नहीं जाने तो फिर इसकी जानकारी अधूरी रह जाएगी। तो हम जानते हैं फसलें, क्रॉप्स के बारे में। जब समान प्रकार के पौधे भोजन जैसे खाद्यान्न, दालें, सब्जियां तथा फल प्राप्त करने के लिए बृहद मात्रा में उगाए जाते हैं, तब इसे फसल या क्रॉप्स कहते हैं। इसे हिंदी में फसल कहा जाता है। भारतवर्ष की कुछ विभिन्न फसलों के नाम हम बताते हैं। जैसे सामान्य फसलों में जनरल क्रॉप्स गेहूं, धान, मक्का, बाजरा, जौ और दालें आती हैं। दालें जो भारतवर्ष में उगाई जाती हैं वो उसमें चना, मटर, सेम इत्यादि आते हैं। तेल बीज, सब्जियां, टमाटर, गन्ना, कॉफ़ी, चाय, रबर, नारियल की बागवानी, केला, अंगूर, अमरूद, आम, संतरा, इन सभी को आप लोग ज़रूर पढ़ेंगे कि इसमें कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं। आगे देखते हैं फसलों का प्रकार। यह काफ़ी इम्पॉर्टेंट है इसके बारे में जानना। फसलों के प्रकार जो है सो मुख्य रूप से दो होते हैं। एक होता है खरीफ क्रॉप्स और दूसरा होता है रबी क्रॉप्स। खरीफ फसल जो है सो कहा जाता है कि इनको वर्षा ऋतु में बोया जाता है, जैसे कि धान, मक्का, बाजरा, सोयाबीन, मूंगफली, कपास, है ना। और इन्हें गर्मी की फसलें यानी समर क्रॉप्स भी हम कहते हैं। अगला रबी फसल है जिन्हें शरद ऋतु में बोया जाता है, जैसे गेहूं, चना, मटर, सरसों इत्यादि। तो ये सब जो है तो शरद ऋतु के समय रबी फसल, और खरीफ फसल को गर्मी के समय या फिर बरसात के समय आप कह सकते हैं। खाद्य या भोजन प्राप्त करने के लिए फसलों को खेतों में उगाने कृषि कहलाता है। कहता है कि जो भी खाद्य या भोजन हम प्राप्त करते हैं फसल से, उसे खेतों में उगाते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, कृषि यानी कि एग्रीकल्चर कहते हैं। आगे देखते हैं हम लोग क्रॉप प्रोडक्शन, फसल उत्पादन। तो देखिए, जो अच्छी फसल प्राप्त करने के लिए किसान द्वारा प्रयुक्त विधियाँ कृषि विधियाँ कहलाती हैं। फसल उत्पादन के लिए
प्रमुख कृषि विधियां निम्नवत हैं। सबसे फर्स्ट मृदा निर्माण, जिसे हम कहते हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। पृथ्वी का जो ऊपरी परत होता है उसे हम क्या कहते हैं? मृदा कहते हैं, सॉइल कहते हैं। बीजों को बोने के लिए मृदा का निर्माण जुताई करके, समतल करके तथा खाद देकर किया जाता है। मिट्टी का ढीला करना, अगला जो प्रोसेस होता है वो मिट्टी को ढीला करना होता है। ये एक जो है सो प्रक्रम है जिसके द्वारा प्लगिंग के द्वारा इसे किया जाता है। जुताई हम करते हैं, जुती हुई मृदा को लकड़ी से समतल किया जाता है, प्लेनिंग किया जाता है, जिससे शीर्ष मृदा टॉप सॉइल हवा के साथ नहीं उड़ पाती है। एक लकड़ी से जब हम इसे समतल कर देते हैं तो जल द्वारा सिंचाई करके मृदा अपरदन यानी सॉइल इरोजन रुक जाता है। उसके बाद हम इसमें क्या करते हैं? जल से सिंचाई कर देते हैं जिससे कि सॉइल इरोजन नहीं होता है, यह रुक सा जाता है। उर्वरक लगाने का अभिप्राय मृदा के खाद या उर्वरक मिलाना है। इससे बीज बोने के पूर्व मृदा की उर्वरता फर्टिलिटी बढ़ जाती है। खेत की जुताई तथा मतलब हल से भी तो करते हैं हम खेत की जुताई, और कल्टीवेटर के द्वारा भी इसका जुताई किया जाता है। जो दूसरा प्रोसेस आता है मृदा निर्माण के बाद, बीज की बुआई। बीज की बुआई में हम क्या करते हैं कि फसलों को उगाने के लिए मृदा के बीजों को बिखेरने का प्रक्रम बुआई कहलाता है। उच्च कोटि के बीज स्वच्छ तथा स्वस्थ होते हैं एवं संक्रमण तथा रोगों से मुक्त होते हैं। बीजों की बुआई हाथे या सीड ड्रिल की सहायता से भी की जाती है। हाथ से बीजों को बोना, छितराना, ये जो है ब्रॉडकास्टिंग कहलाता है। बीज बोने के साधन सीड ड्रिल हाथों की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं। इसके आगे जो है सो हम पौधे रोपण का कार्य करते हैं। लघु क्षेत्र में भूमि पर बोए गए बीजों को निकालने वाले छोटे पौधे, जिसे हम सीडलिंग्स भी कहते हैं, नर्सरी से मुख्य खेत के हाथों द्वारा नवोद्भिदों को स्थानांतरित करने का प्रक्रम पौधरोपण यानी ट्रांसप्लांटिंग कहलाता है। इसका प्रयोग धान की खेती करने तथा अनेक सब्जियां जैसे टमाटर, मिर्च इत्यादि को उगाने में किया जाता है। अगला जो प्रश्न आता है, पौधे रोपण करने के बाद ये स्टेप है, याद रखना है। सबसे पहले हमने क्या किया? मृदा निर्माण किया, उसके बाद हमने बीजों की बुआई की, फिर हमने पौधा रोपण किया, और अब खाद तथा उर्वरक को मिलाएंगे यानी एडिंग ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। कहता है कि खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो जंतु अपशिष्ट, मानव वज्र, पादप अवशिष्ट के विखंडन से प्राप्त होता है, जो मृदा के आवश्यक तत्व तथा ह्यूमस की आपूर्ति को करता है। तो मृदा को उर्वर फर्टाइल बनाता है। खाद मृदा की संरचना सुधारता है तथा जल धारण क्षमता को वातन बढ़ाता है। यानी कि खाद मिलाने से इतनी सारी चीज़ें मिट्टी में उत्पन्न होने लगती हैं, और यह एक प्राकृतिक पदार्थ है जो कि मानव वज यानी पादप यानी कि सड़े गले पौधों के पार्ट से या फिर जानवरों के मल से प्राप्त होता है। अगला जो प्रोसेस है यहाँ देखते हैं, रासायनिक उर्वरक यानी जो रासायनिक उर्वरक होते हैं वो आवश्यक पोषक जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम युक्त कार्बनिक यौगिक तथा उनके लवण होते हैं, जिससे मृदा को अधिक उर्वरता बनाया जा सकता है। उदाहरण के लिए यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटास तथा आदि उर्वरकों का अधिक का प्रयोग खेत में हानिकारक होता है। इन लोगों का ज़्यादा प्रयोग करने से हमें जो फूड प्राप्त होता है वो सही रूप से नहीं हो पाता है, वो हमारे लिए पौष्टिक नहीं होता है। पांचवा जो प्रोसेस है इरिगेशन का, सिंचाई का। खेतों में फसलों को जल की आपूर्ति के लिए एक प्रक्रम अपनाया जाता है जिसे हम सिंचाई कहते हैं। यह 3 कारकों पर निर्भर करता है कि फसल की प्रकृति कैसी है, दूसरा मृदा की प्रकृति कैसी है, और तीसरा सीजन क्या चल रहा है। बलुई मृदा यानी सैंडी सॉइल की दुर्बल जल धारण क्षमता के कारण इसके लिए चिकनी मिट्टी से अधिक सिंचाई की आवश्यकता होती है। सिंचाई निम्नलिखित विधियों से की जाती है: मोट, चेन पंप, ढेकली,
रहट। सिंचाई की आधुनिक विधियां निम्नवत हैं। एक होता है स्प्रिंकलर तंत्र, यानी ये असमतल भूमि या बलुई भूमि पर किया जाता है। अगला ड्रिप तंत्र, जिसमें फलों, पौधों और बगीचों की सिंचाई की जाती है। खपतवार का निष्कासन, खपतवार नाशक, रिमूविंग, अगला जो प्रोसेस होता है खपतवारों का निष्कासन होता है, यानी रिमूविंग ऑफ वीड और वीडिंग्स, यानी खेत में जो फसल होते हैं उसमें कुछ ऐसे छोटे छोटे पौधे भी उग जाते हैं जिनका कार्य यहाँ कुछ भी नहीं होता है। तो इन सभी खपतवारों का हटा देना, जैसे जंगली जई, घास, एमरेंथ्स और चौलाई जैसे, मतलब ये सारे पौधे होते हैं जो कि खेतों के लिए हानिकारक होते हैं, इनका हम लोग रिमूवल कर देते हैं, हटा देते हैं। इनका रिमूवल करने का जो विधि है वो देखिए, सबसे फर्स्ट कहता है कि इन्हें हम हाथों से निकाल लेते हैं, हाथों से उखाड़ देते हैं। दूसरा खुरपी द्वारा निष्कासन, यानी उन्हें सो दिया जाता है। खेत में कुछ विशिष्ट खपतवार नाशिकों, यानी कि कुछ ऐसे दवाई भी आती है जिन्हें छींट देने से ये खपतवार जिन्हें हम उगाना नहीं चाहते हैं खेतों में, वो नष्ट हो जाते हैं, वो खत्म हो जाते हैं। अगला कहता है कि फसल की कटाई, ये जो लास्ट यहाँ जो प्रोसेस चल रहा है खेत का, वो फसल की कटाई, हार्वेस्टिंग। फसल को काट कर हम क्या करते हैं, कटी हुई फसल को दोनों को पृथक करके थ्रेसिंग कर लेते हैं, यानी जैसे हम फसल काटें और उसमें से क्या किए कि अपने अनाज को और उसका जो फसल का पार्ट है उस दोनों को अलग कर देंगे, तो इसे हम क्या कहते हैं, थ्रेसिंग कहते हैं। और एक मशीन होता है इसके लिए, विशिष्ट मशीन, जिसे हम लोग थ्रेसर कहते हैं। तो थ्रेसर के द्वारा अनाज को पौधे से अलग कर लिया जाता है, ठीक है। और वायु की सहायता से इसे हम विनोइंग कर देते हैं, यदि ओसा देते हैं तो यह भूसा जो हमारे अनाज में होता है वो पृथक हो जाता है, अलग हो जाता है। इसके बाद हम स्टोरेज करने का काम शुरू कर देते हैं, यानी इसे हम ऐसे जगह पर रखते हैं कि हमारा फसल ज़्यादा से ज़्यादा समय तक रह सके। अगला आता है कुछ स्मरणीय बिंदु हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो हम याद रखेंगे, परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बनाना राजस्थान के रेगिस्तान में नहीं उगाया जा सकता है, यानी बनाना को रेगिस्तान में नहीं उगाया जा सकता है। एप्पल पहाड़ी क्षेत्रों में ही उगाए जा सकते हैं। धान तथा गेहूँ खाद्यान्न की फसलें हैं। जूट तथा कपास तंतु फसल हैं। प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। काफ़ी, चाय, रबर एवं नारियल बागवानी की फसलें हैं। अगला है सब्जियां, फल पादप तथा फूल पादप सस्य विज्ञानी फसलें हैं। खाद्यान्न से मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट तथा दालों से प्रोटीन प्राप्त होता है। धान खरीफ फसल है तथा गेहूं रबी फसल है। ध्यान रखेंगे, धान खरीफ फसल और गेहूं रबी फसल है। दोनों को भूसे को अलग करने के लिए, यानी दोनों को भूसे से अलग करने के लिए थ्रेसिंग प्रोसेस का हम प्रयोग करते हैं। बीजों की गुणवत्ता फसल को अधिक उपज में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। संकर बीजें हाइब्रिड सीड्स का विकास पादप जनन तकनीक, यानी कि प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक से होता है। अगला जो प्रश्न आता है वो आता है मूंगफली तथा कपास को प्रायः साथ उगाया जा सकता है। यहाँ आता है एनपीके उर्वरकों से पौधे के मुख्य पोषण नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम में पाए जाते हैं। अगला आता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु, यानी नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो है सो कहाँ होता है, तो इस पर ध्यान देना होगा आपको। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया दाल कुल के पौधे, यानी लेग्यूमिनस प्लांट की जड़ों में पाए जाते हैं, यानी दलहन के पौधे में ये पाए जाते हैं। मूंगफली तथा कपास को प्रायः साथ उगाया जाता है, यानी मूंगफली और कपास एक साथ उगाए जाते हैं। फसल चक्रण क्रॉप रोटेशन में एक फसल दाल कुल की होनी चाहिए, यानी क्रॉप रोटेशन तभी कंप्लीट होगा जबकि हम एक फसल लगाने के बाद दाल को उसमें जरूर एक बार रोटेट करें। पौधों में मलग्नी रोग का मतलब है मलग्नी रोग जीवाणुओं द्वारा होता है। अगला है सिट्रस कैंकर रोग जीवाणुओं द्वारा होता है। तंबाकू का मोजेक रोग विषाणुओं द्वारा होता है। फसल से खपतवारों का नियंत्रण 2 से 4 डी तथा मेटाक्लोर खपतनाशिकाओं द्वारा किया जाता है। चाइना के लोगों ने
फसली चूहे को खेत से भगाने के लिए विशिष्ट आवृत्ति का ध्वनि तंत्र यानी एक साउंड ड्राइव विकसित किया है, जिससे कि क्या होंगे, उस साउंड को सुनकर चूहे जो हैं सो खेतों से भाग जाएंगे। विशिष्ट पीड़कनाशी जैवनाशी कहलाते हैं। अगला है, खेतों की जुताई की आवश्यकता जड़ों में मिट्टी से स्वतंत्रता पूर्वक प्रवेशन तथा वातन के लिए होती है। इससे मृदा जीवाणुओं वृद्धि तथा प्रोत्साहन से मिलता है। खाद तथा उर्वरक की जो वृद्धि है वो आवश्यक पोषक न्यूट्रिएंट्स प्रदान करते हैं। फसल के पीड़कों यानी कि पेस्ट, दंतकों तथा चिड़ियों से सुरक्षा की आवश्यकता है। पादप प्रजनन में फसलों की नई प्रजातियों का विकास हुआ है जिनकी उपज अधिक है तथा ये रोग निरोधक हैं। तो ये सारे जो पॉइंट्स थे वो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, इसे आप ज़रूर याद कर लेंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं अपने प्रश्न पत्र को। आज तो मैंने इस पर टिक लगा दिया है, लेकिन कल से हम लोग बिना टिक का ही प्रश्न पहले देखेंगे। तो चलिए देखते हैं, विज्ञान की वह शाखा जो पालतू जानवरों के प्रजनन, पोषण तथा पालन से संबंधित है, तो ये क्या हो जाएगा, पशुपालन इसका हो जाएगा। पशुपालन विज्ञान के अंतर्गत हम पालतू जानवरों का प्रजनन, पोषण और उनका पालन से संबंधित जानकारियों को लेते हैं। यूरिया एक उर्वरक है, हमने अभी पढ़ा, एक ऐसा उर्वरक है, रासायनिक उर्वरक है। मृदा को किससे विरचन की आवश्यकता है, तो मृदा को जब तक हम सिंचाई, जुताई और समतलीकरण नहीं करेंगे तब तक मृदा खेती के लिए उपयुक्त नहीं हो पाएगी। कार्बनिक मूल्य जो पादप तथा जंतु वर्ज्यों से प्राप्त होता है वो जो है सो कार्बनिक खाद कहलाता है। एकांतर क्रम में अन्य फसलों को उगाना फसल चक्रण कहलाता है। फसल चक्रण में क्या होता है कि जैसे अगर हम कोई फसल लगा रहे हैं तो जस्ट उसके बाद हम वह फसल नहीं लगाकर एक दाल का फसल ज़रूर लगाएंगे, फिर हम यहाँ दूसरे फसल को लगाएंगे और फिर हम इस फसल को कटाई के बाद इसको लगा सकते हैं। यानी यहाँ या फिर यहाँ कहीं ना कहीं हम जो है सो ज़रूर फसल का प्रयोग करेंगे एक बार लगाने में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मछली की पूंछ, फिन तथा हड्डियों का प्रयोग किसके निर्माण में किया जाता है, तो यह जो है सो उर्वरक तथा चिपकाने वाले पदार्थ में। अगला प्रश्न है, मछली फार्म क्या कहलाता है, तो यह हेचड़ी कहलाता है। जहां हम मछली को पालते हैं उस जगह को हम हेचड़ी कहते हैं। शहद में पाए जाते हैं क्या क्या, ये पाए जाते हैं शर्कराएं, खनिज, एंजाइम्स, ये सभी पाए जाते हैं। मधुमक्खी बॉक्स को हम क्या कहते हैं, इसे हम एपियरिज कहते हैं। मधुमक्खी बॉक्स को एपियरिज कहते हैं। सभी जीवधारियों को भोजन की आवश्यकता होती है जो प्रदत्त करता है ऊर्जा को, ठीक है। मधुमक्खियों के क्रियाकलाप से एक सह उत्पाद प्राप्त होता है। मधुमक्खियों से प्राप्त उपयोगी पदार्थ मधुमक्खी मोम कहलाता है। छत्ते में मधुमक्खियों द्वारा निर्मित कक्ष को हम कोष्ठ कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है, एक स्थल पर उगने वाले समान पौधे क्या कहलाती हैं, उसे हम फसल कहते हैं। फसल का ही परिभाषा है। अगला प्रश्न ये कहता है, हर पौधे किसके द्वारा अपने भोजन का संश्लेषण करते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण का जो प्रक्रिया होता है इसमें जो है सो पौधे सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर जड़ द्वारा मिट्टी से लिए गए खनिज, लवण और जल का प्रयोग करके ये क्या करते हैं, अपना भोजन तैयार करते हैं। और इसमें पर्णहरित का होना, क्लोरोफिल का होना एकदम आवश्यक है पत्तों से। इस पूरे चक्र को, इस पूरे प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। जीवधारी निम्न शरीर कार्य करने के लिए भोजन तथा ऊर्जा का प्रयोग करते हैं, पाचन, श्वसन और उत्सर्जन के लिए। जुताई को कहा जाता है टिलिंग। टिलिंग, जुताई को हम टिलिंग भी कहते हैं। फसल को हम प्राप्त करते हैं कैसे, खाद्यान्न, फल और सब्जियों के रूप में। निम्नलिखित में से रबी फसल गेहूं है, आपको हमने पहले भी बताया है। कृषि में प्रयुक्त यंत्र क्या कहलाते हैं, इन्हें हम कृषि यंत्र कहते हैं। मृदा किसके लिए
माध्यम का कार्य करती है? तो बीजों के अंकुरण और फसल में वृद्धि के लिए। मृदा में बीज रखना बुआई कहलाता है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। विभिन्न अंतरालों पर फसल को जल आपूर्ति की आवश्यकता होती है, यह क्या कहलाती है? यह सिंचाई कहलाती है। यानी कि फसलों को जल की आपूर्ति करना सिंचाई कहलाती है। फसलें खेत के जल आपूर्ति की जाती हैं क्या? नालियों से, कुओं से और वर्षा से। इन सभी चीज़ों से जल आपूर्ति फसल की जाती है। गर्मियों में खेत किससे? जल के वाष्पीकरण द्वारा सिंचाई की आवृत्ति अधिक होती है। तो जो इसका सही ऑप्शन है वो हो जाएगा ए और बी। फसल के लिए जल आपूर्ति का अधिक किससे है? मृदा सतह पर वायु कम हो जाती है। अगला प्रश्न कहता है जंतु से प्राप्त भोजन में किसकी अधिकता होती है? तो जो जंतुओं से भोजन हमें प्राप्त होता है उसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। खेतों में उर्वरक मिलाने का प्रक्रम जिससे मृदा के पोषक की मात्रा बढ़ती है, यह क्या कहलाता है? खाद देना कहलाता है। फसल के पौधों से अतिरिक्त अन्य पौधे खपतवार कहलाते हैं। खेतों में खपतवारों का निष्कासन क्या कहलाता है? यह जो है सो वीडिंग कहलाता है। वीडिंग, ध्यान रखेंगे इसे। निम्नलिखित में कौन सामान्य पीड़क पेस्ट है? यानी कि कीट, चूहा, चिड़िया, ये सब जो है सो सामान्य पीड़क है, यानी जो हमारे फसल को बर्बाद कर सकता है। खाद्यान्न की कुल प्राप्ति क्या कहलाती है? तो जो खाद्यान्न की कुल प्राप्ति है वो फसल उत्पादन कहलाती है। फसल की जीवधारियों के रक्षा करने में प्रयुक्त रसायन पीड़कनाशी कहलाते हैं। परिपक्वन के पश्चात फसल निष्कासन कटाई कहलाता है। निम्नलिखित में से खाद्यान्न नहीं है तो मक्का, बाजरा, जौ ये सभी खाद्यान्न है। एक मटर को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी खाद्यान्न है। निम्नलिखित में कौन सी फसल नाइट्रोजन से परिपूर्ण होती है? तो नाइट्रोजन से जो परिपूर्ण फसल है वो मटर है निम्नलिखित में से, क्योंकि दलहन का पौधा में नाइट्रोजन जो है सो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। खरीफ फसल नहीं है। धान, मक्का और मूंगफली ये तीनों खरीफ फसल हैं अगर सरसों को छोड़ दिया जाए तो। निम्नलिखित में से किसे पौधे रोपण द्वारा नहीं उगाया जा सकता? मटर। बाकी सबका हम पौधा लगाते हैं लेकिन मटर को पौधे रोपण द्वारा नहीं उगाया जा सकता। निम्नलिखित में से रबी फसल कौन सा नहीं है? तो सोयाबीन रबी नहीं है। बाकी मटर, अलसी और गेहूँ ये सभी रबी फसल हैं। देखिए रबी और खरीफ क्रॉप्स बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का। टमाटर उगाने की विधि को हम क्या कहते हैं? पौधे रोपण विधि। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक उर्वरक मृदा को प्राप्त नहीं हो सकता है? तो वो ह्यूमस होता है। मटर के पौधों की जड़ों का ग्रंथिकाओं में उपस्थित जीवाणु वायुमंडल के निम्नलिखित में से किसका स्थिरीकरण है? तो यह नाइट्रोजन का हो जाता है। मुर्गी पालन से प्राप्त होता है अंडा तथा मांस, दोनों में प्राप्त होता है। कटी फसलों को पीटकर दोनों को निकालना, इस प्रोसेस को हम थ्रेसिंग कहते हैं और इस प्रोसेस को अंजाम देने वाले मशीन को थ्रेसर। सरकारी एजेंसी जो किसान से अनाज खरीदने, सुरक्षित संग्रहण तथा वितरण के लिए उत्तरदायी है उसे हम FCI कहते हैं। FCI का गोदाम आप लोग देखे होइएगा, वहाँ से हम लोग क्या करते हैं? सरकारी अनाज को खरीदते हैं। अगला है मछली का तेल में किसकी अधिकता होती है? तो जो मछली का तेल है उसमें विटामिन ए और विटामिन डी की अधिकता होती है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से यह बन सकता है। फलीय पादप तथा वृक्षों की सिंचाई का सर्वश्रेष्ठ प्रक्रम ड्रिप प्रणाली होता है। और समतल खेतों की सिंचाई में किस विधि की वरीयता दी जाती है? तो इसके लिए जो वरीयता दी जाती है वो दी जाती है स्प्रिंकलर प्रणाली की। तो चलिए आज के नवोदय सेशन का हमारा साइंस का ये स्पेशल सेशन यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं नवोदय के नेक्स्ट सेशन में जिसमें हम लोग साइंस के नेक्स्ट चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। पहले हम लोग नवोदय के लिए साइंस को एकदम से कंप्लीट करेंगे, फिर हम लोग दूसरे सब्जेक्ट का भी देखेंगे। ध्यान रखिएगा आप लोग को लास्ट में कुछ ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट भी कराया जाएगा, तो यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो ज़रूर एक बार सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं नए कॉन्सेप्ट के साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।